गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में न कि वैधानिक रूप में राज्य का प्रधान है। विधिवत वो प्रधान नहीं है, पर वास्तविकता यह है कि वही कार्यपालिका प्रधान है। उसके समान व्यापक सत्ता संसार में संभवतः किसी वैधानिक प्रधान को प्राप्त नहीं है। जब तक उस दल का संसद में बहुमत रहता है, वह अनेक ऐसे कार्य कर सकता है जो अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। वह पहले से ही इस बात का वचन दे सकता है कि उक्त संधि पर हस्ताक्षर होंगे या अनुमोदन होगा, कोई विशेष विधान पारित होगा। प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन सूत्र का केंद्र है। आइए अब हम जानते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या हैं। पहला, वह संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। दूसरा, वह सरकार का प्रधान होता है, यानी प्रशासन का प्रधान होता है। तीसरा, वह कैबिनेट मंत्रियों का चयन करता है। कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री चुनता है। वह सरकार के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, जिनकी संख्या लगभग 100 तक होती है। वह मंत्रियों के पदों में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर सकता है। छठा, वह एक कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट स्तर के नीचे के मंत्री को पदच्युत कर सकता है अथवा किसी मंत्री को सरकार से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। वह कैबिनेट और महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों का अध्यक्ष होता है। वह नीतियों का समन्वय करता है और विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का निरीक्षण करता है। 9, वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्र का प्रमुख प्रवक्ता होता है। 10वां, अंतिम रूप में वही दलीय अनुशासन के लिए उत्तरदायी होता है। वह मुख्य सचेतकों की नियुक्ति करता है जो उसके निकट संपर्क में रहते हैं। 11वां, वह संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात उसे विभिन्न न्यायिक और धार्मिक तथा अन्य प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। वह उपाधियों और सम्मान वितरित करने का काम भी करता है, पीयर भी बनाता है। प्रधानमंत्री लोक सेवा का राजनीतिक अध्यक्ष होता है और वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के संबंध में गृह लोक सेवा के अध्यक्ष से सहयोग करता है। वह साम्राज्य को यानी राजा को सरकारी निर्णयों से अवगत कराता है और संसद को भंग कराने के बारे में भी परामर्श देता है। इतनी सारी इन शक्तियों की बताई। इन सब जितने भी प्रधानमंत्री की जो कार्य हैं, जो विस्तृत व्यापक शक्तियां हैं, उनका मूल्यांकन हम 3 शीर्षकों में कर सकते हैं। पहला, मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभालने के बाद उसका पहला कर्तव्य होता है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। इसके लिए वह सदस्यों की सूची तैयार करता है, जिसे राजा विधिवत स्वीकार कर लेता है। सरकार द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति करना केवल एक औपचारिकता मात्र है। कौन व्यक्ति मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, इसका निर्णय प्रधानमंत्री ही करता है। इस निर्णय में दलीय एकता एवं सुदृढ़ता, राजा की इच्छा, संवैधानिक अभिसमय, राजनीतिक स्थिति आदि अनेक तत्व प्रभावशाली होते हैं, यानी इन सब चीज़ों का असर होता है, परंतु अंतिम निश्चय करना प्रधानमंत्री का ही अधिकार है।
यदि वह किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करना चाहता है तो राजा रोक नहीं सकता, और यदि वह किसी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं करना चाहता तो राजा उसे विवश नहीं कर सकता, यानी सम्राट का उस पर अधिकार नहीं है। मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री के स्वविवेकीय अधिकार बहुत व्यापक है। फिर भी मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री मनमानी नहीं कर सकता। उसे ये देखना पड़ता है कि उसके दल के प्रमुख सदस्यों का मंत्रिमंडल में समावेश हो जाए, क्योंकि ऐसा न होने पर दल में फूट पड़ सकती है और उसकी खुद की स्थिति कमजोर पड़ सकती है। कभी कभी तो ऐसे लोगों को भी मंत्रिमंडल में लेना पड़ता है जिन्हें वो नहीं चाहता, लेकिन शासन संकट में ना पड़ जाए इसके लिए उन्हें लेना पड़ता है। मंत्रिमंडल के निर्माण में उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो उन सब लोगों को मंत्री बनाए जो परस्पर सहयोग की भावना से काम कर सकते हों। प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों के चयन में विभिन्न वर्ग, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए नियुक्ति देनी पड़ती है। ये हो गया मंत्रिमंडल का निर्माण। सेकंड है मंत्रिमंडल का संचालन। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है बल्कि उसे जीवन और गति भी प्रदान करता है। वही अपने मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है। प्रधानमंत्री को यह देखना होता है कि मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। समस्त प्रशासन का मुखिया होने के नाते वह सभी विभागों का निरीक्षण करता है। कभी कभी जब मंत्रियों में परस्पर मतभेद हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर औचित्य अनौचित्य के निर्णय द्वारा उनके मतभेदों को दूर करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल में सौहार्द तथा सद्भाव बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व और उनकी समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यावली, जो एजेंडा है, उसका नियंत्रण भी वही करता है। मंत्रिमंडल के निर्णयों और नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का ही सर्वोपरि हाथ है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो वाद विवाद के लिए, डिबेट के लिए, विचार करने के लिए विषय प्रस्तुत करते हैं, परंतु उन्हें मानना ना मानना ये प्रधानमंत्री के हाथ में है। लेकिन ये इन शक्तियों का विवरण पढ़ते वक्त ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ये भी ध्यान याद रखना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का अधिनायक नहीं है, वो उनका डिक्टेटर नहीं है। मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री के दास या अधीनस्थ नहीं होते, वरन वह उसके सहयोगी होते हैं। उनको वह अपने विचारों को मानने के लिए प्रेरित कर सकता है, परंतु विवश नहीं कर सकता। इस रूप में उसकी स्थिति अमेरिकन राष्ट्रपति की स्थिति से संपूर्ण भिन्न है। वह अपने सहयोगी मंत्रियों की राय की कभी भी अवहेलना नहीं कर सकता, पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल उसे मिनिस्ट्री चलानी है। थर्ड पॉइंट है मंत्रिमंडल का अंत। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सिर्फ निर्माता एवं संयोजक ही नहीं होता, बल्कि संहारकर्ता भी होता है। मंत्रियों को उनके पदों से हटाने तथा मंत्रिमंडल के भंग करने के विषय में उसकी इच्छा का वस्तुतः पर्याप्त महत्व होता है। सब मंत्रियों का भविष्य उसी के हाथ में बंधा हुआ है। प्रधानमंत्री के साथ ही अन्य मंत्री भी तैरते डूबते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व है। उसके त्यागपत्र के साथ पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रधानमंत्री व अन्य किसी मंत्री के मध्य कोई मतभेद होता है तो ऐसी दशा में प्रधानमंत्री उस असंतुष्ट मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है
उसे बर्खास्त कर सकता है या स्वयं अपना त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। वैधानिक रूप से मंत्रियों की पदच्युति का अधिकार राजा का विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहारतः यह परंपरा बन गई है कि इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर ही करता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने का अधिकार प्राप्त है। समय समय पर अगर वो अपनी कैबिनेट चेंज करना चाहे, मंत्रिमंडल का गठन चेंज करना चाहे तो भी कर सकता है। वास्तव में प्रधानमंत्री की यह शक्ति ही मंत्रिमंडल पर उसका नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होती है। ये जो पावर है कि अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे या किसी से त्यागपत्र दिलवा सकता है, इसकी वजह से ही उसका नियंत्रण बना रहता है मंत्रिमंडल पर। ये तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के रिलेशंस क्या हैं, इन हेडिंग्स में देखा। अब हम देखते हैं कि शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री। सिद्धांतः देश का शासन प्रमुख राजा है, परंतु व्यवहारतः शासन प्रमुख के सभी अधिकार प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री ही राजा के नाम पर देश का पूरा शासन तंत्र संचालित करता है। राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां या तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की जाती है या राजा उनके द्वारा दिए हुए परामर्श से करते हैं। राजकीय सम्मान प्रदान करने के अधिकार का प्रयोग भी राजा प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। प्रशासकीय विभागों का संचालन उसी की देखरेख में होता है। देश की विदेश नीति के संबंध में समस्त महत्वपूर्ण घोषणाएं उसी के द्वारा होती है, ना कि विदेश मंत्री के द्वारा। विदेश मंत्रालय चाहे प्रधानमंत्री के पास हो या किसी और के पास, वैदेशिक संबंध का सुचारू रूप से संचालन करना प्रधानमंत्री का दायित्व समझा जाता है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में प्रधानमंत्री सदैव अपना प्रभावपूर्ण नियंत्रण बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री अन्य प्रशासकीय विभागों की देखरेख करते हैं और मंत्रीगण उसका परामर्श लेकर ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वह मंत्रिमंडल के से विचार विमर्श किए बिना भी किसी भी नई नीति को अपना सकते हैं, उसकी योजना बना सकते हैं और उस योजना को सार्वजनिक रूप से घोषित भी कर सकते हैं। उसे अपने सहयोगियों का विश्वास प्राप्त करना होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी सफलता बहुत कुछ उनके सहयोग पर निर्भर है, सहयोगियों के विश्वास को बनाए रखना किसी भी प्रधानमंत्री के लिए जरूरी है। अंतिम रूप से प्रधानमंत्री ही बजट के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए राजकीय बजट को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ही अंतिम रूप देते हैं। लोकसभा में प्रेषित करने से पूर्व बजट के लिए प्रधानमंत्री की स्वीकृति नहीं ली जाती, यद्यपि मंत्रिमंडल को बजट का एक मौलिक विवरण दे दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है राजा के परामर्शदाता के रूप में प्रधानमंत्री। ये जो रोल है, ये तीसरा रोल है। केवल प्रधानमंत्री ही राजा के परामर्शदाता का कार्य करता है। सिद्धांतः प्रधानमंत्री का कार्य राजा को शासन संबंधी परामर्श देना है। राजा इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह प्रधानमंत्री के परामर्श को माने या ना माने, किंतु व्यवहार में राजा सदैव प्रधानमंत्री के परामर्श को मानता है। प्रधानमंत्री राजा और मंत्रिमंडल को परस्पर संबंध रखने वाली कड़ी या संपर्क सूत्र का काम करता है। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों और विचारों की सूचना राजा को देते हैं और
राजा के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाते हैं। आपातकाल में राजा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री से ही सलाह लेता है और उसकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। प्रधानमंत्री राजा के व्यक्तिगत जीवन संबंधी मामलों को भी नियंत्रित करता है। राजा किन किन सरकारी कार्यों में भाग लेगा, साम्राज्य या राष्ट्रमंडल के किस भाग की यात्रा करेगा, ये सब निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संरक्षण और उपाधियों संबंधी शक्ति के रूप में। प्रधानमंत्री के पास संरक्षण और अनुग्रह की भारी शक्ति है। उपाधियां प्रदान करना राजा का विशेषाधिकार है, किंतु उसका वितरण प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। किसको क्या उपाधि दी जाएगी ये राजा देता है, लेकिन वास्तव में इसका जो परामर्श है, इसकी जो राय है वो पीएम से लेनी होती है। विशेष रूप से लॉर्ड सभा की सदस्यता का प्रधानमंत्री राजनीतिक उपयोग कर सकता है, क्योंकि लॉर्ड सभा के जो मेंबर्स हैं वो उपाधि वाले ही सदस्य होते हैं। दल के असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करने, दल के समर्थकों और सेवकों को पुरस्कृत करने, दल के वयोवृद्ध एवं प्रतिष्ठित नेताओं को स्थान देने तथा दल के लिए धन एकत्रित करने आदि के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने संरक्षण अधिकार का प्रयोग करके लाभ पहुंचाता है। ये जो पेट्रोनेज तो ये जो उपाधि प्रदान करना, इसके द्वारा फायदा पहुंचाता है। राष्ट्रीय महोत्सव के अवसरों पर प्रधानमंत्री उपाधियां व सम्मान वितरित करते समय विरोधी दल के सुझाव को भी आमंत्रित करता है। पांचवा, आपातकालीन अधिकार के रूप में। युद्ध, अर्थ संकट या अन्य किसी प्रकार के संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। यद्यपि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की भांति आपातकालीन प्रावधान नहीं दिए हुए हैं, लेकिन तुरंत कार्यवाही के लिए अथवा विपत्ति के समय संपूर्ण राष्ट्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कार्यपालिका विशेष रूप से शक्ति संपन्न बन जाए। यह एक तथ्य है कि द्वितीय महायुद्ध के समय ब्रिटेन जैसे प्रजातांत्रिक राज्य में चर्चिल ने हिटलर और मुसोलिनी जैसे अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन ये जो भी प्रयोग हुए ये संवैधानिक रूप से हुए। वास्तव में आपातकाल के समय ब्रिटेन में संवैधानिक अधिनायकत्व की स्थापना हो जाती है, जिसका तानाशाह प्रधानमंत्री होता है। कभी तो शीघ्र कार्य करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री स्वयं निर्णय कर लेता है और कार्य पूरा हो जाने पर ही मंत्रिमंडल के समक्ष विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करता है। फिर दल के नेता के रूप में। शासन का प्रधान होने के अतिरिक्त प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है और उसकी सर्वोच्च शक्ति का रहस्य उसकी यह दलीय स्थिति ही है। विजित दल का नेता होने के नाते ही वह प्रधानमंत्री बन पाता है। इस स्थिति में उसका व्यक्तित्व सार्वजनिक रूप ले लेता है, जिसकी अभिव्यक्ति रेडियो, प्रेस आदि द्वारा होती है। वह दलीय एकता का प्रमुख स्तंभ और प्रतीक होता है, जिसके विरुद्ध अकारण ही अंगुली उठाना या अविश्वास करना दल के साथ विश्वासघात माना जाता है। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को ही केंद्र बनाकर सामान्य निर्वाचन लड़ा जाता है। इलेक्शंस में वही मुख्य बिंदु होता है। फिर राष्ट्र नायक के रूप में प्रधानमंत्री। वस्तुतः निर्वाचन के द्वारा प्रधानमंत्री संपूर्ण राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। उसके व्यक्तित्व में दल की प्रतिष्ठा और शक्ति समाहित होती है और सारे नेता उस पद
को नतमस्तक होकर मानते हैं। राष्ट्र नायक के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति तब स्पष्ट होती है जब वह कई अवसरों पर उसके नाम पर ही चुनाव लड़ते हैं, जैसा भी हम देख रहे थे पंचायती और म्युनिसिपल इलेक्शंस में। नेक्स्ट पॉइंट है जनमत संग्रह कराने की शक्ति के रूप में। कभी कभी पार्टी और कैबिनेट में प्रधानमंत्री की स्थिति के लिए तब संकट उत्पन्न हो जाता है जब पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य और कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री के मत से असहमत हो। इस स्थिति में एक योग्य और प्रखर व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री जनमत संग्रह का आश्रय ले सकता है, और यदि उसे यह विश्वास हो कि मतदाता उसके पक्ष में समर्थन देंगे। लास्ट है लोक सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता होता है। यद्यपि आजकल ऐसी परंपरा है कि वह अपने किसी साथी को लोक सदन का नेता मनोनीत कर देता है ताकि इस उत्तरदायित्व से उसे छुटकारा मिल जाए, किंतु तब भी लोक सदन के नेता के रूप में अंतिम उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का ही रहता है। अपने लोक सदन का नेता होने के कारण और बहुमत के कारण प्रधानमंत्री लोक सदन को अपने नियंत्रण में रखता है। लोक सदन का नेता होने के नाते नीति संबंधी मुख्य घोषणाएं प्रधानमंत्री को ही करनी होती है। उससे ही विभाग विशेष या प्रशासन की आलोचना से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। वही इन प्रश्नों का उत्तर देकर संसद में सीधा मोर्चा लेता है। प्रधानमंत्री ही महत्वपूर्ण वाद विवादों को आरंभ करता है और रक्षा विभाग, विदेश विभाग या गृह विभाग से संबंधित वाद विवाद में हस्तक्षेप करता है। अपने मंत्रियों से कोई भूल हो जाए तो प्रधानमंत्री उस भूल को सुधार सकता है। अपने मंत्रियों के साथ उसे ही संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करना पड़ता है। मुख्य सचेतक की सहायता से वह सदन को समय सूचक कार्यवाहियों से निर्दिष्ट कराता है, कार्य व्यवहार बताता है और विरोधी दल की राय जानकर प्रत्येक कार्यवाही के लिए समय निश्चित करता है। प्रधानमंत्री को राजा द्वारा लोक सदन को विघटित कराने का महत्वपूर्ण अधिकार है और राजा साधारणतया उसके इस परामर्श को अस्वीकार नहीं करता।